नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सुपर 30 बैच में जनरल अवेयरनेस की हमारी 7वीं क्लास है और इस 7वीं क्लास में हमारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कराए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस। और इन पीवाईक्यूज का आपको जरूर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इनका फ़ायदा मिलेगा और ये फ़ायदा आपको आपके सक्सेस में, आपके सिलेक्शन में आपको मिलने वाला है। बस शर्त इतनी है कि आपको रेगुलरिटी के साथ में इन क्लासेज को देखना है और इनके आधार पर ये एनालिसिस करना है कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और क्या लेवल उसका होता है क्वेश्चन का। तो इन सारी चीज़ों पर हमें बात करनी है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो देखिए, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? What is a set of written rules that are accepted by all people living in a country called? तो ऐसा समूह जो लिखित नियमों का एक समूह होता है, तो उसे उस देश के लोग किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ आंसर इसका कि लिखित नियमों के समूह को, नियम हो गए, विनिमय हो गए आपके, इनका जो समूह होता है इसे हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। और संविधान जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हमको रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बिल का मतलब जो होता है ऑप्शन ए में, ये आपका विधेयक होता है। यहाँ पर बिल का मीन्स होता है विधेयक। ठीक है, तो देखिए सी इसका राइट आंसर है। तो आपका जो संविधान होता है, तो संविधान दोस्तों हमारे दो तरीके का होता है। एक होता है आपका अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखित संविधान तो सबसे पहले इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके के संविधान का सिस्टम आया। तो देखिए, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में सबसे पहले आपका अलिखित संविधान आया। और इंग्लैंड में आपके अलिखित संविधान के पीछे का रीजन ये था कि इंग्लैंड को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक राज्य घोषित नहीं किया गया था। आज भी इंग्लैंड जो है वो आपका संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि वहाँ संसद भी है, तो संसद के साथ साथ वहाँ राजतंत्र भी है। इसलिए इंग्लैंड का जो सिस्टम कार्य करता है वो कुछ हद तक राजतंत्र की तरह कार्य करता है और कुछ हद तक वो संविधान के दायरे में रह के कार्य करता है, जहाँ की संसद जो है वो संप्रभु हो जाती है। लिखित संविधान लोकतांत्रिक देशों में अपनाया जाता है और सबसे पहले लिखित संविधान को अपनाने वाला जो देश था आपका, वो था यूएसए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा है आपका? लिखित संविधान है। तो जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहां पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, और जिन देशों में लिखित संविधान नहीं होता वहां संसद की सर्वोच्चता होती है, क्योंकि संसद जो बिल, जो एक्ट पारित करती है, उन्हीं को सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यहां पर संख्या पूछी गई है आपके ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो देखिए, कई बार जो क्वेश्चन आया है आपसे ड्राफ्टिंग कमेटी का, इसी प्रारूप समिति को हम लोग इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसी को हम लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। और सबसे मुख्य भूमिका जो है इसी समिति ने आपके संविधान में निभाई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इनके अलावा इस कमेटी में 7 सदस्य और थे। कितने सदस्य और थे? 7। तो टोटल ये 8 सदस्यों की एक कमेटी थी। तो यहाँ पर अगर संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष को मिलाकर के और इसके बाकी 7 सदस्यों को मिलाकर के इनकी संख्या हो जाती है दोस्तों 8।
अगर यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से आता कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तब आपके सदस्यों की संख्या हो जाती 7। लेकिन यहां पर पूरे सदस्य पूछे गए, इसलिए इस कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे दोस्तों? आपके 8 मेंबर थे। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल है आपका, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो आपकी तिब्बत से शुरू होती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो देखिए, तिब्बत में आपका एक पर्वत पड़ता है जिसे हम लोग कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, और कैलाश पर्वत के पास में यहां पर आपकी मानसरोवर झील है। इसी को हम लोग संयुक्त रूप से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कहते हैं। और यहीं कैलाश पर्वत के पास में ही एक आपका चेम युंग डुंग नाम का ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? चेम युंग डुंग ग्लेशियर। यहां से आपकी एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी को हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं। यहां से कौन सी नदी निकलेगी आपकी? सांगपो नदी। और सांगपो इसको हम लोग तिब्बत में कहते हैं, तो तिब्बत में इस नदी का क्या नाम हो जाएगा? सांगपो। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में यही नदी एक यू टर्न लेती है। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है आपका सादिया जिला, यहीं पर एक चोटी पाई जाती है नामचा बारवा नाम की। तो इस चोटी को काट करके ये नदी आपकी कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम हो जाता है? दिहांग। और थोड़ा सा आगे बढ़ती है, असम में प्रवेश करती है, तो ये नदी एक द्वीप बनाती है। इसकी सहायक नदी इधर से आपकी लोहित इसमें आके मिलती है, उसके बाद दिबांग आके मिलती है, इधर आपकी सुबनसिरी, और आगे बढ़ेंगे तो तीस्ता हो गई आपकी, मानस हो गई, सॉरी, मानस, तीस्ता, संकोस, कमेंग, ये इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं। और एक इधर से बांग्लादेश में आके मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग। तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। और जो द्वीप इस नदी ने यहां पर बनाया, ये जो द्वीप है, इस द्वीप को ही हम लोग माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। कौन सा द्वीप बनाती है नदी? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला द्वीप भी है, जो नदी निर्मित द्वीप है, और असम का 35वां जिला भी है ये। इसके बाद में जब अरुणाचल प्रदेश से ये नदी असम में एंटर करती है, तब इसका नाम हो जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र। और यही नदी जब उत्तरी बांग्लादेश में एंटर करती है, तो यहां पर इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। क्या कहा जाता है इसको? जमुना। और मध्य बांग्लादेश में इसी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं, और अंत में मेघना के नाम से डेल्टा बनाते हुए कहां गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से हमारी कौन सी नदी हो जाएगी? ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अपने बहुत सारे नाम हैं। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसके बाद में उत्तरी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, मध्य बांग्लादेश में गंगा और इसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है, और अंत में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका? क्षुद्र ग्रह पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं आपका। ये हमारा सूर्य है, सन है, और सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है हमारा, उसको हम लोग बुध के नाम से जानते हैं।
ये आपका बुध हो जाएगा, मरकरी। इसके बाद आता है आपका वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है आपका मार्स, मार्स के बाद आता है आपका जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है आपका सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है आपका यूरेनस, और अंत में आता है आपका नेपच्यून। तो ये सीक्वेंस है, और इन ग्रहों के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है। कौन कौन से ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कई बार यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछेगा कि सूर्य से दूरी के क्रम पे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, या सूर्य से दूरी के क्रम पे सबसे लास्ट में अंतिम ग्रह कौन सा है। तो सबसे नजदीक पूछा जाए तो आपका बुध हो जाएगा, और सबसे अंतिम पूछा जाए तो वो आपका वरुण हो जाएगा। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह लगाएगा? वो आपका मरकरी लगाएगा। सबसे लंबा टाइम कौन लेगा? वो आपका नेपच्यून लेगा। ऐसे ही अगर आकार में पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आपका जुपिटर है। दूसरे नंबर पे आपका सैटर्न है, थर्ड नंबर पे यूरेनस है, फोर्थ नंबर पे कौन है? नेपच्यून है, पांचवें नंबर पे हम खुद हैं, छठे नंबर पे मौसी है यानी कि वीनस हो गया, सात नंबर पे मार्स हो गया, और आठवें नंबर पे सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ही आपको याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? क्षुद्र ग्रह पेटी के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल क्या है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो यहां पर आपका समय अंतर पूछा गया है। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पर कि भारत में जो टाइम जोन डिसाइड किया गया, टाइम जोन, या मैं ये कहूं कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय है, वो देशांतर रेखा के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि जो देशांतर रेखा जिस देश के बिल्कुल मध्य से गुजरती है उसे उस देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत के बिल्कुल पश्चिम में और भारत के बिल्कुल पूर्व में जो रेखा गुजरती है, इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतराल है। कितने डिग्री का अंतराल है? 30 डिग्री का अंतराल है। इसीलिए इन दोनों के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल आ जाता है। कितने घंटे का समय अंतराल आ जाता है? 2 घंटे का। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया कि 1 घंटा हमने ईस्ट से कम किया और 1 घंटा हमने वेस्ट से कम किया, और एक लाइन खींची बिल्कुल सीधी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। (82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, इसका जो समय है वो जीएमटी से हमेशा 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है, यानी कि 5.5 घंटे भारत का समय 0 डिग्री के समय से, या प्रधान मध्याह्न रेखा के समय से, या इंग्लैंड के समय से हमेशा क्या रहेगा? आगे रहेगा। ये रेखा आपकी प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। कई बार ऑप्शन में नैनी मिलेगा आपको या मिर्जापुर मिलेगा, तो नैनी से होकर के गुजरती है उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज कि कितने राज्यों से होकर के रेखा गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री की, या भारतीय मानक समय रेखा, तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 ओडिशा, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहां से इतने क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड टाइम से पूछे जाते हैं। और कितने घंटे का समय अंतराल रहता है? तो 2 घंटे का रहता है। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहां पर। अगला सवाल क्या है आपका? इन विच ऑफ दी फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हरप्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड,
यानी कि हमारा ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें हड़प्पा का कोई भी नगर नहीं पाया गया है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को ही या हड़प्पा संस्कृति को ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में ये सभ्यता आपकी डेवलप हुई थी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। अब कौन कौन से राज्यों में पाई गई, तो इसका जो विस्तार है ये आपका 3 देशों में पाया जाता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और भारत में भी इसका विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो कश्मीर में, उत्तर में ये कश्मीर, इधर यूपी में आलमगीरपुर, इधर महाराष्ट्र में दैमाबाद और इधर पश्चिम में आपका सुतका गेंडोर, पाकिस्तान, यहाँ तक ये फैली हुई है। और ये पूरा का पूरा रीजन पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में कौन सी साइट मिली, गुजरात में कौन सी मिली, राजस्थान में कौन सी मिली, हरियाणा में कौन सी मिली। तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर मेरठ में ही क्या हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। गुजरात में आपके लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ये कुछ शहर मिले आपके। राजस्थान में आपका कालीबंगा, हरियाणा में आपका बनावली। तो ये कुछ साइटें आपकी कहां से मिली, इन राज्यों से मिली, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ए हो जाएगा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी नगर नहीं मिला है। अगला सवाल कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान जो रहा वो विष्णुगुप्त का रहा, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, इन्होंने क्या किया था, एक छोटे से बच्चे को ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया तक्षशिला विश्वविद्यालय में, और नंद वंश को समाप्त करके, तो मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर किस वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था। और नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे आपके घनानंद। तो घनानंद को पराजित किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना की, आपकी मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसलिए इसका जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाएगा। इनके बाद में बिंदुसार राजा हुए, फिर अशोक हुए, फिर आपके दशरथ आते हैं, दशरथ के बाद में फिर शतधन्वन और ये सब एक क्रम चलता है राजाओं का, और अंत में बृहद्रथ जो है वो अंतिम राजा हो जाते हैं इसके। ठीक है, अगला है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो यहां पर अब मगध की स्थापना पूछी जा रही है दोस्तों। तो मगध की स्थापना कब हुई, तो देखिए हमारे 16 महाजनपद थे, और इन 16 महाजनपदों ने या इनकी जो स्थापना है ये आपकी 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इनमें से ही सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो आपका मगध साम्राज्य था। और इसकी स्थापना में कौन से राजवंश का सबसे ज्यादा योगदान रहा, तो या ये कहें कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना है दोस्तों वो किसने की थी, वो हर्यक वंश ने की थी। और हर्यक वंश के बाद में फिर आते हैं आपके यहीं पर शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में अगला वंश आता है आपका नंद वंश, और नंद वंश के बाद में फिर आता है आपका मौर्य वंश। तो इसके संस्थापक मगध के अगर पूछे जाएं तो वो बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद में इनके बेटे ने इनकी हत्या कर दी, तो वो पितृहंता हो गया इतिहास में, जिसका नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु राजा बने। अजातशत्रु के बाद में उदयन राजा बने।
तो ये 2-3 राजा आपके हर्यक वंश में इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको देख लेना है। और शिशुनाग वंश में शिशुनाग के बाद में आपके कालाशोक, जिनके समय पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और नंद वंश में महापद्म नंद, और महापद्म नंद के बाद में आपके घनानंद। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम याद रखने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंस है इन राजाओं का। अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य पर कौन कौन से राजा बैठे, उनको कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ जो क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया वो पूछा गया टाइम को लेकर के कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो कौन सी शताब्दी में हुई थी। तो डेट अगर पूछ ले आपसे, यहाँ शताब्दी की बात की गई है, अगर डेट पूछ ले तो 544 ईसा पूर्व में मगध की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 544 ईसा पूर्व में। इसलिए 6th सेंचुरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अगला सवाल है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो शायद हो सकता है आप में से किसी ने इंपीरियल बैंक का नाम ना भी सुना हो। तो आपको बता दूं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी, शासन कर रही थी, तो उन्होंने सबसे पहले 1806 ईस्वी में एक बैंक खोला था जिसे हम कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक। उसके बाद में 1840 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक। और 1843 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। और आगे चल करके फिर इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में एक नया बैंक बना जिसे हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी इंपीरियल बैंक में बैंकिंग सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और उसी आयोग के रिकमेंडेशन पर 1934 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे हम आरबीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के बेसिस पर 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना की गई। और 1937 में इसका मुख्यालय बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। तो इतने कुछ क्वेश्चन आपके यहां से बैंकिंग से पूछे जा सकते हैं। तो इंपीरियल बैंक कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? तो 1921 में आया था। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। क्लियर है? इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एसबीआई के द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहां पर स्थापित किया गया है? तो एसबीआई ने अपना पहला तैरता हुआ, तो देखो जो हमारी इंपीरियल बैंक थी ना दोस्तों, इसी का नाम आगे चल करके 1956 में चेंज हुआ था, 1956 में। और इसी को हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसने अपना 200वां वर्षगांठ जो बनाया था वो 2006 में बनाया था। यानी कि 1806 से अपनी क्या मानते हैं? स्थापना मानते हैं। इसलिए इस समय रिसेंट में एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक तो है ही, साथ में ये ग्लोकल बैंक भी है, लोकल भी है और ग्लोबल लेवल पर भी इसने पहचान पाई है। तो विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं। तो इसने भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पानी बहुत ज्यादा है? तो ऐसे राज्य में क्या किया गया होगा? तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया गया होगा। तो वो आपका केरल राज्य था। और केरल के भी कोच्चि में सबसे पहले क्या किया एसबीआई ने? अपना तैरता हुआ एटीएम लॉन्च किया था एसबीआई का, कि नाव में एटीएम क्या है वो चलेगा और लोग जब चाहें जहां चाहें उससे पैसा निकाल सकते हैं। अगला है कि संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां पर निहित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, इन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है ही,
साथ में मूल अधिकारों में भी है और प्रस्तावना में भी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों में आपके किसकी वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट जो है किसमें दिखाई देता है, तीनों में दिखाई देता है, इसलिए आपका आंसर डी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है। अगर भारत में किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स छिन जाते हैं या सीमित हो जाते हैं तो उससे संबंधित सुनवाई कौन करेगा। तो हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। उससे पहले मैं एक अनुच्छेद बता देता हूं, अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में एक प्रावधान किया गया है, विधियों, मूल अधिकारों के असंगत विधियां। क्या है आपका आर्टिकल 13, मूल अधिकारों के असंगत विधियां। और इसी आर्टिकल 13 से एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 32। इसमें इस आर्टिकल में एक प्रावधान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। तो हमारे यहाँ न्यायपालिका जो होती है ये संविधान के इंटरप्रिटेशन का काम करती है, उसके व्याख्या का काम करती है। और जब मूल अधिकारों का हनन होता है या किसी व्यक्ति के मूल अधिकार जब छीने जाते हैं तो न्यायपालिका उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। और न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा गया है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो हैं वो आपके पिछली बार एनटीपीसी में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इनको समझा होगा और आगे भी इसी पैटर्न पर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।